इस एक ही वीडियो में आपको मिलेगा इंडिया के सारे मेजर एजुकेशन कमीशंस और पॉलिसीज का क्लियर और कनेक्टेड एक्सप्लेनेशन। 1947 के बाद इंडिया पॉलिटिकली फ्री हो गया, लेकिन एजुकेशन सिस्टम काफी वीक था। इलिटरेसी हाई थी, स्कूल्स कम थे, ट्रेन टीचर्स की शॉर्टेज थी और रूरल अर्बन गैप बहुत ज्यादा था। इसलिए गवर्नमेंट ने एजुकेशन को नेशन बिल्डिंग का स्ट्रॉन्गेस्ट टूल माना और टाइम टू टाइम एजुकेशन कमीशन और नेशनल पॉलिसी इंट्रोड्यूस किए गए। इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों हर कमीशन पॉलिसी लाई गई, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ और ग्राउंड लेवल पर कैसे काम किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर विंदर कौर और आज इस वीडियो में हम डिफरेंट कमीशंस को समझने की कोशिश करेंगे बहुत इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में। So first is Radha Krishnan Commission 1948-49, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी इसको हम बोलते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले फोकस था हायर एजुकेशन पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर और लीडर्स क्रिएट करती है, ये हम सब जानते हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्या था इस कमीशन का? हायर एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करना और यूनिवर्सिटीज को सेंटर ऑफ रिसर्च बनाना। आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि इस कमीशन का किस चीज पे फोकस था कि हमें अपने हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और एक रिसर्च बेस बनाने की, सेंटर्स बनाने की हमें कोशिश करनी है। सो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ हुआ इसका? यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, देन रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस था। वेल ट्रेन टीचर्स, देखिए एजुकेटेड और ट्रेन टीचर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारे नेशन का डेवलपमेंट हो सकता है। सो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। पहले यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री देने तक लिमिटेड थी, लेकिन इस कमीशन के बाद रिसर्च वर्क पे फोकस किया गया, सेमिनार्स, एफडीपीज और डेफिनेटली पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज को भी इम्पोर्टेंस मिली। बेनिफिट क्या था इसका? बेनिफिट था इस कमीशन का, इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हुआ और एकेडमिक लीडरशिप की डेवलपमेंट हुई। नेक्स्ट इज मुदालियर कमीशन 1952-53, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसके बाद फोकस आया सेकेंडरी एजुकेशन पर। हमने पहले कमीशन में बात करी हायर एजुकेशन की, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन, जो स्कूल और कॉलेज के बीच का ब्रिज होता है, जैसे हम सब जानते हैं। देन ऑब्जेक्टिव क्या था? सेकेंडरी एजुकेशन को प्रैक्टिकल और करियर ओरिएंटेड बनाना। व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन? डाइवर्सिफाइड करिकुलम, वोकेशनल और टेक्निकल सब्जेक्ट्स एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज वर प्रोवाइडेड। स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि स्किल्स भी सीखने लगे जो उनको जॉब में हेल्प करे। आज के टाइम में हमारा एनईपी 2020 भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है कि आपकी स्किल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। देखिए ये बात ऑलरेडी स्किल्स की हम इस कमीशन में कर चुके हैं 1952 में, जो आज के टाइम में अब 2025 में बहुत ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ये बात ऑलरेडी मुदालियर कमीशन ने 1952 में ही बोल दी थी। सो यहाँ पे क्या है कि बच्चों के अंदर कोई ना कोई एक स्किल भी डेवलप होना चाहिए। देन इस कमीशन के क्या बेनिफिट्स थे? स्टूडेंट्स रियल लाइफ और करियर के लिए अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ नंबर लाने से या एकेडमिक अचीवमेंट लेने से ही आज के टाइम में हमें जॉब नहीं मिलता है। अगर आपने एक स्किल बेस्ड लर्निंग करी हुई है तो उसको भी प्रेफरेंस दी जाती है। जिस कोठारी कमीशन, ये इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन माना जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव था सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाना जिसमें इक्वालिटी और क्वालिटी हो, दोनों चीजों पे फोकस किया गया था। किस पे? इक्वालिटी और क्वालिटी पे। इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर हमारा है 10+2+3+ हमारा एजुकेशन का स्ट्रक्चर था। देन कॉमन स्कूल सिस्टम, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, विलेज या सिटी हर जगह एक ही एजुकेशन फ्रेमवर्क फॉलो होने लगा। बेनिफिट क्या थे इस कमीशन के? मॉडर्न इंडियन एजुकेशन की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहीं से ही स्टार्ट हुई थी। सो कोठारी कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपीई 1968। ये इंडिया की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? नेशनल इंटीग्रेशन, मॉडर्नाइजेशन और इक्वल एजुकेशन प्रमोट करना। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें अगर, साइंस और मैथ्स पे फोकस था,
रीजनल लैंग्वेजेस का प्रमोशन था इसमें, जो अभी तक किसी भी कमीशन में बात नहीं की गई है। देन यूनिफॉर्म करिकुलम, सबके लिए एक जैसा करिकुलम होगा। स्टूडेंट्स को हर स्टेट में सिमिलर एजुकेशन स्टैंडर्ड मिलने लगे, बहुत बेनिफिट था इस कमीशन का भी। देन एजुकेशन यूनिटी और डेवलपमेंट का को टूल बनाया गया, ये इसका मेजर बेनिफिट था। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986, एंड कीप इन माइंड कि ये मॉडिफाई की गई थी 1992 में भी, इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। इस पॉलिसी का फोकस था एक्सेस और इंक्लूजन। ऑब्जेक्टिव क्या था? यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन और सोशल इक्वालिटी। इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय एंड गर्ल्स और SC ST और माइनॉरिटीज पर स्पेशल फोकस था, विच वॉज वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय दिस पॉलिसी। एग्जाम्पल, रूरल स्कूल्स को क्लासरूम्स, टीचर्स और बेसिक फैसिलिटी मिलने लगी इस पॉलिसी के बाद। बेनिफिट हुआ डेफिनेटली, स्कूल एनरोलमेंट और एक्सेस काफी इंप्रूव हुए थे इस पॉलिसी के बाद। देन POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन। POA का एम था NPE 1986 को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना। ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। और इम्प्लीमेंट कैसे किया? थ्रू टीचर ट्रेनिंग, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशंस बनाए गए, देन रेगुलर मॉनिटरिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि हम कोई रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट तो कर देते हैं, बट अगर आप कोई उस पे उसको मॉनिटर नहीं कर रहे और आप फीडबैक नहीं ले रहे कि उससे कोई बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, सो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। सो एग्जीक्यूशन हो, लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप चेक करें, फीडबैक लें कि उसको कोई बेनिफिट भी हो रहा है सिटीजन्स को या नहीं। सो टीचर्स के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुए इस पॉलिसी के थ्रू। देन बेनिफिट डेफिनेटली हुआ, टीचिंग क्वालिटी और स्कूल मैनेजमेंट इम्प्रूव हुए। देन राइट टू एजुकेशन RTE 2009, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक हिस्टोरिक स्टेप था हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। ऑब्जेक्टिव क्या था? 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, विच वॉज वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। सो इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन नो डिटेंशन पॉलिसी और चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए। देन कोई भी चाइल्ड पॉवर्टी या बैकग्राउंड की वजह से स्कूल से बाहर नहीं रह सकता। बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। एनरोलमेंट और रिटेंशन दोनों इम्प्रूव हुए थे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब पढ़ेंगे तभी तो हमारा नेशन डेवलप होगा। सो इस पॉलिसी का बहुत बेनिफिट हुआ हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। NEP 2020 एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑब्जेक्टिव होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल और स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाना। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, स्कूल स्ट्रक्चर हमारा इसमें चेंज किया गया है। 5+3+3+4, अर्लियर इट वाज 10+2+3। सो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। आजकल AI का ज़माना है। सो बच्चों को अगर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, टीचर्स को टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, तो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इट्स टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्ल्ड में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। सो NEP 2020 पे मैंने 3 वीडियोस बनाई हुई हैं ऑलरेडी। NEP 2020 पार्ट 1, पार्ट 2 और एक क्विक नोट्स। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि NEP 2020 इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके कॉलेज के एग्जाम हो, या एज अ टीचर आपको इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने 3 डिटेल वीडियोस ऑलरेडी इस टॉपिक पे बनाई हुई है। सो आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप ब्रीफ में देखें इस वीडियो से हमने क्या सीखा, इन सारी कमीशन का अगर हम एक निचोड़ निकालें, हमने क्या सीखा? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ग्रेजुअली मूव कैसे हुआ फ्रॉम एक्सेस टू इक्वालिटी, इक्वालिटी टू क्वालिटी पे फोकस किया गया। देन स्किल्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कोई रिजिडनेस नहीं थी, फ्लेक्सिबल है कि आपको अगर आर्ट स्ट्रीम के भी हैं तो यू हैव ऑप्शन कि आप दूसरी स्ट्रीम के भी सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि एक ही कमीशन कोई इंपॉर्टेंट है या एक ही पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुअली हर पॉलिसी ने कुछ ना कुछ काम किया है और चेंजेस लाने की कोशिश की है, और डेफिनेटली हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंजेस
देखे हैं। सो फ्यूचर टीचर्स के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिसीज़ का रियल इम्प्लीमेंटेशन क्लासरूम से ही होता है। सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड, कंसेप्चुअल और पॉलिसी बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।